हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ 22 दिसंबर 2020 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, ये किस डेट को ऑब्जर्व किया गया है? तो इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे इस बार ऑब्जर्व किया गया है 20 दिसंबर को। कब ऑब्जर्व किया गया है? 20 दिसंबर को। इस बार के इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे का थीम क्या था? तो थीम था यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाइटल फॉर अचीविंग सस्टेनेबिलिटी। क्या था थीम? यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाइटल फॉर अचीविंग सस्टेनेबिलिटी। देखिए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अनाउंस किया गया था 2005 में, और उसके बाद 2006 में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे को ऑब्जर्व किया गया था। तो आप देखिएगा 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा किस कोऑपरेटिव बैंक पर 3 महीने का जो रेस्ट्रिक्शन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है? तो रिसेंटली आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर, किस पर? पीएमसी यानी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक पर रेस्ट्रिक्शन को 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। ये पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इस समय आरबीआई कई सारे इनिशिएटिव ले रहा है, जैसे महाराष्ट्र की ही एक बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जिसका नाम है कराड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आरबीआई ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। उसके अलावा एचडीएफसी पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है। और अब पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगे हुए थे उनको 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए। देखिए, आरबीआई की बात करें तो आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कहाँ पे? कोलकाता में। बाद में 1937 को आरबीआई का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई ट्रांसफर हो गया। आरबीआई के वर्तमान में कौन गवर्नर है? 25th आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? तो 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था, और 1949 में ही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा फर्स्ट ट्रांच के रूप में किस इंडियन स्टेट को पावर अपग्रेडेशन के लिए $300 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है? तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन अपग्रेडेशन के लिए एडीबी ने यूपी को, किसको? यूपी को $300 मिलियन प्रोवाइड किए हैं। कितने? $300 मिलियन। देखिए, एडीबी द्वारा इंडिया में पावर अपग्रेडेशन के लिए $563 मिलियन का अनाउंसमेंट किया गया था। कितना? $563 मिलियन का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसमें से $430 मिलियन थे यूपी के लिए और $132.8 मिलियन थे मेघालय के लिए। इस 430 में से $300 मिलियन का फर्स्ट ट्रांच रिसेंटली एडीबी ने रिलीज कर दिया है। तो आप देखिएगा, एडीबी ने $300 मिलियन असिस्टेंस प्रोवाइड की है यूपी गवर्नमेंट को इलेक्ट्रिसिटी अपग्रेडेशन के लिए। इसके द्वारा जो है यूपी के रूरल एरियाज में जो लो वोल्टेज लाइन है उसको सही किया जाएगा। यूपी की बात करें तो ये है मैप में यूपी। सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। रिसेंटली योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी के फार्मर्स के इनकम को डबल करने के लिए एक किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया गया है। क्या? किसान कल्याण मिशन। उसके अलावा यूपी का जो रामपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर 23rd हुनर हाट का इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ पर? रामपुर डिस्ट्रिक्ट में 23वें हुनर हाट का इनॉग्रेशन किया गया है नितिन गडकरी द्वारा। यूपी की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और आप यहाँ देखिएगा, एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क यूपी में, और यूपी की जो कैपिटल है लखनऊ, वो गोमती नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिश्रम पोर्टल, रिसेंटली इसको किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? तो परिश्रम पोर्टल इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट द्वारा। किसको? किसके द्वारा? ओडिशा गवर्नमेंट ने रिसेंटली परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया है। पर्पस क्या है? ओडिशा गवर्नमेंट के जितने भी लेबर लॉज हैं उनकी जानकारी इस परिश्रम पोर्टल पर प्रोवाइड की जाएगी। इससे क्या होगा? इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको बल मिलेगा, यानी इसको प्रमोट किया जाएगा। तो आप देखिएगा, परिश्रम पोर्टल रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ओडिशा की बात करें तो ये है मैप में ओडिशा। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, इसका 9th एडिशन रिसेंटली ओडिशा में मनाया गया है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का 9th एडिशन ओडिशा में मनाया गया है। उसके अलावा अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स, इसको ओडिशा ने टॉप किया है। सीएम मैंने आपको बता दिया नवीन पटनायक, गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और आप ये देखिएगा
एशिया की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक जिसका नाम है चिल्का लेक, वो भी ओडिशा में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में पीएम मोदी द्वारा एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द कंट्री अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है रतन टाटा को। किसको? रतन टाटा को। रतन टाटा को 2 दिन पहले ही ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस पीस अवार्ड भी दिया गया है। क्या? ग्लोबल विजनरी ऑफ द सस्टेनेबल बिजनेस पीस, ये अवार्ड भी रतन टाटा को मिला था। और अब रतन टाटा को एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द कंट्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। देखिए, कुछ दिन पहले यानी 15 से लेकर 19 दिसंबर के बीच में एसोचैम फाउंडेशन वीक को ऑब्जर्व किया गया है, जिसकी कंक्लूडिंग सेरेमनी को पीएम मोदी ने एड्रेस किया। जो ये एसोचैम का फाउंडेशन वीक था, इसका थीम क्या था? इंडियाज़ रेजिलियंस आत्मनिर्भर रोड मैप टुवर्ड्स 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये था एसोचैम फाउंडेशन वीक का थीम। उसी दौरान पीएम मोदी ने रतन टाटा को एसोचैम इंटरप्राइज ऑफ द कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। एसोचैम की बात कर लेते हैं। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, स्थापना हुई थी 1920 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। और एसोचैम के प्रेसिडेंट कौन है? निरंजन हीरानंदानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2018 के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड से कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? तो 2018 के लिए जो टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड है उसके लिए 2 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। कितने लोगों को? 2 लोगों को। ये फर्स्ट प्राइज किसको मिलेगा? श्रीनिवास कारानाम, जो कि बेंगलोर से बिलोंग करते हैं। तो श्रीनिवास कारानाम को फर्स्ट प्राइज मिलेगा। और सेकंड प्राइज मिलेगा सुब्रत कर को, जो कि नई दिल्ली से बिलोंग करते हैं। देखिए, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड है, रिसेंटली इनका अनाउंसमेंट किया गया है रविशंकर प्रसाद द्वारा, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं। ये जो टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड है, ये टेलीकॉम या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में बेहतर काम करने वालों को दिया जाता है। 2017 में इन अवार्ड्स की घोषणा हुई थी, तब से अभी तक किसी को नहीं दिए गए थे। अब 2018 के लिए फर्स्ट टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड का अनाउंसमेंट किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम में स्पोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा 4 नए गेम्स को इंक्लूड किया गया है। आपको बताना है इनमें से कौन सा गेम है जिसको 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम में नहीं शामिल किया गया है। तो योगासन, योगासन को 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम में नहीं शामिल किया गया है। रिसेंटली स्पोर्ट मिनिस्ट्री ने 4 नए स्पोर्ट्स को अनाउंस किया है, जिनको 4th खेलो इंडिया यूथ गेम यानी जो 2021 में होते हैं उनमें शामिल किया जाएगा। पहला है गटका। गटका कहाँ का गेम है? देखिए, ये पंजाब का बेसिकली गेम है। निहंग सिखों, जो निहंग सिख होते हैं पंजाब के, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। दूसरा है थांगटा, ये मणिपुर का गेम है। तीसरा है मलखम्ब, ये सेंट्रल इंडिया का यानी उड़ीसा, एमपी, यहाँ के जो ज़िले हैं वहाँ का ट्रेडिशनल गेम है। और चौथा कौन सा है? चौथा हमारा कलारीपेट्टू, जो कि केरल की एक मार्शल आर्ट फॉर्म है। तो ये 4 गेम हैं जिनको 2021 के खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल किया जाएगा। और जो 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम है, ये 4th एडिशन होगा खेलो इंडिया यूथ गेम का, जिसको हरियाणा में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो 3rd एडिशन था खेलो इंडिया यूथ गेम का, उसको कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? गुवाहाटी में। लास्ट एडिशन का चैंपियन कौन था? महाराष्ट्र। मोस्टली महाराष्ट्र ही विजेता रहा है। तो आप देखिएगा, स्पोर्ट मिनिस्ट्री द्वारा 4 नए गेम्स का अनाउंसमेंट किया गया है, जिनको खेलो इंडिया यूथ गेम के 2021 एडिशन में शामिल किया जाएगा। हालांकि जो योगासन है, इसको कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, इसका 5th एडिशन किस शहर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? तो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट, इसका 5th एडिशन न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। कार्नीज इंडिया, कार्नीज इंडिया एक नॉन गवर्नमेंट फर्म है, उसके द्वारा ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का 5वां एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है नई दिल्ली में। हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर प्रसाद, रिसेंटली इस समिट को इन्होंने अटेंड किया। जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है, इसका थीम क्या है? द जियो पॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इस बार का थीम है, आपको जितना जरूर याद रखना है। कार्नीज इंडिया 2016 में स्थापना हुई थी, एक नॉन एनजीओ टाइप का है, और इसके डायरेक्टर कौन है? रुद्र चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैडमिंटन प्लेयर केट फू कुनो, इन पर 2 साल का बैन लग गया है। आपको बताना है ये केट फू कुनो किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? तो मॉरिशस से बिलोंग करती हैं केट फू कुनो। ये देखिए, ये हैं केट फू कुनो, मॉरिशस से बिलोंग करती हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। 2 साल का बैन लग गया है डोपिंग के चलते। किसने बैन लगाया है?
कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने इन पर बैन लगाया है, जिसने रशिया पर 2 वर्ष का बैन लगाया था फ्लैग, एंथम या फिर किसी चीज़ को यूज़ करने के लिए। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इसमें बहुत चर्चा में है, आप याद रखिएगा। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की। हेडक्वार्टर इसका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और प्रेसिडेंट कौन है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के? तो जॉन कोट्स। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने केट फू कुनो पर बैन लगा दिया है, जो कि मॉरिशस की बैडमिंटन प्लेयर हैं, और इन पर 2 वर्ष का बैन लगाया गया है। केट फू कुनो के अलावा देखिए मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के हैं वो भी बहुत चर्चा में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं केट फू कुनो और मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिराग, ये छत्तीसगढ़ में इंप्लीमेंट किए जाने वाला एक प्रोजेक्ट है। आपको बताना है किस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की मदद से चिराग प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ में चिराग प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया में $800 मिलियन के कितने $800 मिलियन के वेरियस प्रोजेक्ट जो है इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक है चिराग। चिराग का फुल फॉर्म क्या है? छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सीलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ प्रोजेक्ट। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जिसमें वर्ल्ड बैंक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है नागालैंड में इन्हेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट को भी फाइनेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये नागालैंड का प्रोजेक्ट है इन्हेंसिंग क्लासरूम टीचिंग एंड रिसोर्स प्रोजेक्ट, इसको भी वर्ल्ड बैंक जो है पैसा प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा है सेकंड फेज ऑफ ड्रिप प्रोजेक्ट। ड्रिप आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री का मिशन है। इसका फुल फॉर्म है डैम इंप्रूवमेंट एंड रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट। इसको भी वर्ल्ड बैंक द्वारा फंड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा इंडिया में वेरियस प्रोजेक्ट्स के लिए $800 मिलियन का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, IBRD और IDA। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। वर्ल्ड बैंक के हेड कौन है? डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक की जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं उनका नाम है अंशुला कांत। अगर इंडिया के लिए कंट्री हेड बात करें कि वर्ल्ड बैंक का इंडिया में कंट्री हेड कौन है, तो जुनैद अहमद वर्ल्ड बैंक के इंडिया में कंट्री हेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनाथ सिंह द्वारा रिसेंटली हैदराबाद में हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया गया है। आपको बताना ये हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी किसके द्वारा लॉन्च की गई है, डेवलप की गई है। तो हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी को DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया है। ये जो हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी है, इसमें नियर वैक्यूम में ऑब्जेक्ट को मूव किया जाएगा। और ख़ास बात क्या है, क्योंकि वैक्यूम रहेगा जिसकी वजह से इस टनल में स्पीड होगी 5 to 12 मैक। इसका मतलब क्या होता है? ध्वनि यानी साउंड की स्पीड से 5 से 12 गुना रहेगी, क्योंकि 1 मैक इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड होता है। तो आप देखिएगा एक हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्ट फैसिलिटी DRDO द्वारा इस्टेब्लिश की गई है हैदराबाद में। DRDO की बात करें, स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर DRDO का है न्यू दिल्ली में है। DRDO के चेयरपर्सन कौन है? G सतीश रेड्डी। और DRDO का मोटो क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 की ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन के अनुसार जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो टोटल CO2 के एमिशन के कितने % के लिए अकाउंटेड है? तो टोटल CO2 एमिशन का 38%, कितना 38% बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन की फील्ड से आता है एज पर ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन 2020। देखिए अगर लास्ट ईयर की रिपोर्ट से देखा जाए यानी 2019 की रिपोर्ट से, तो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर से CO2 एमिशन में 9.95 गीगाटन का इंक्रीज देखा गया है। तो आप देखिएगा बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वो 38% कार्बन एमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन पर ये ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट है, इस बार ये 5th एडिशन था इस रिपोर्ट का। इसको रिलीज कौन करता है? तो ग्लोबल ABC मतलब ग्लोबल अलायंस फॉर बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। ग्लोबल ABC को COP21 के दौरान यानी कि 2015 में स्थापित किया गया था UNEP द्वारा। तो आप इतना जरूर देखिएगा। UNEP की बात करें तो 1972 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में। और UNEP के हेड कौन है? इंजर एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेमस पर्सनालिटीज रिसेंटली इनका निधन हो गया। पहले हैं श्रीकांत। देखिए वाइस एडमिरल श्रीकांत है, ये वाइस एडमिरल श्रीकांत, रिसेंटली इनका निधन हो गया। इनको ग्रे डॉल्फिन के नाम से जाना था। क्या?
ग्रे डॉल्फिन के नाम से वाइस एडमिरल श्रीकांत जी को जाना जाता था। दूसरे हैं शाहिद महमूद, इनका भी निधन हो गया। ये पाकिस्तान के जाने माने टेस्ट क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरेक्शन द्वारा रिसेंटली द इरेक्शन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 को रिलीज किया गया है। आपको बताना है इरेक्शन जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इरेक्शन का हेडक्वार्टर स्थित है स्वीडन में। कहाँ पे? स्वीडन में इरेक्शन का हेडक्वार्टर है, यानी कि स्वीडन जो है, स्वीडन की कंपनी है इरेक्शन। आपने कई सारे मोबाइल देखे होंगे, पहले आते थे इरेक्शन के। उसी इरेक्शन कंपनी द्वारा द इरेक्शन मोबिलिटी रिपोर्ट 2020 को रिलीज किया गया है। इसमें जो 5G कनेक्शन है उनके फ्यूचर के विषय में डिस्कस किया गया है। इरेक्शन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 2026 तक इंडिया में 5G कनेक्शन जो है 350 मिलियन पार कर जाएंगे। कितना? 350 मिलियन पार कर जाएंगे। तो इरेक्शन ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि इंडिया में जो वर्ल्ड में टोटल 5G कनेक्शन होंगे उसका 27% सिर्फ इंडिया से ही आ जाएगा। तो आप देखिएगा द इरेक्शन मोबिलिटी रिपोर्ट, जिसको इरेक्शन द्वारा रिलीज किया गया है, और ये स्वीडन की मोबाइल कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाडा और ASDC किसके साथ मिलकर ऑटो डीलरशिप सेक्टर में डिजिटल स्किल गैप को कम करेंगे। डिजिटल स्किल गैप मतलब देखिए, जो ऑटो डीलरशिप सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं अभी वो डिजिटली स्किल्ड नहीं हैं, तो ये डिजिटल स्किल्स जो स्किल्स का गैप है इसको कम करेंगे फाडा और ASDC किसके साथ मिलकर? गूगल के साथ मिलकर। तो गूगल, फाडा और ASDC ये तीनों एजेंसीज मिलकर ऑटो डीलरशिप सेक्टर में डिजिटल स्किल गैप को कम करेंगी। फाडा मतलब फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर एसोसिएशन, और ASDC मतलब ऑटोमोटिव स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। ये दोनों एजेंसीज गूगल के साथ मिलकर ऑटोमोबाइल डीलरशिप सेक्टर में जो डिजिटल स्किल गैप है इसको कम करेंगी। फाडा का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। और आप देखिएगा वेंकटेश गुलाटी फाडा के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए, यानी ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो क्वालिफायर्स मैच होने हैं वो किस कंट्री द्वारा होस्ट किए जाएंगे। तो ICC वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफायर्स मैच होंगे जिम्बाब्वे में। कहाँ पे? जिम्बाब्वे में। आप सभी को पता है 2023 में ICC का मेंस वर्ल्ड कप होना है, जिसके लिए जिम्बाब्वे में क्वालिफायर्स मैच होंगे। टोटल 5 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। इसके अलावा आप क्या देखिएगा, जो ICC वर्ल्ड कप होना है वुमेन्स का वो 2022 में होना है। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। ये दोनों आप देखिएगा। ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, 1909 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर्स का दुबई में है, और CEO कौन है? मनु सावनी। और रिसेंटली ICC के चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुए हैं? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 4th इनसाइट रिपोर्ट, जिसको ट्रूकॉलर ने रिलीज किया है। आपको बताना है 4थी इनसाइट रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल से अफेक्टेड कंट्री कौन सी है। तो विश्व में सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल से अफेक्टेड कंट्री है ब्राज़ील। कौन? ब्राज़ील। रिसेंटली ट्रूकॉलर ने इनसाइट रिपोर्ट का 4th एडिशन रिलीज किया, जिसके तहत ब्राज़ील सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल से प्रभावित है। स्कैम कॉल्स, जो झूठी कॉल्स आती हैं जो परेशान करने के लिए, आप सभी को पता है ब्राज़ील ने इसमें टॉप किया है। सेकंड नंबर पे कौन है? US जो है सेकंड है, और हंगरी है थर्ड पे। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की रैंकिंग जो है जो स्पैम कॉल्स हैं उससे अफेक्शन में 9th है। लास्ट जो एडिशन था उसमें इंडिया की रैंक ऊपर थी, लगभग 4th या 5th प्लेस पे थी। इस बार इंडिया की रैंक 9 है। इसका मतलब इंडिया में स्पैम कॉल्स कम आई हैं। तो लास्ट टाइम जो रैंक थी वो थी 5th, और इस बार है इंडिया की रैंक 9th इनसाइट रिपोर्ट्स में, जिसको ट्रूकॉलर ने रिलीज किया है। ट्रूकॉलर की बात करें तो 2009 में ये ऐप बनाया गया था। किसके द्वारा? एलन ममेदी द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट वेस्ट एशियन नेशन जिसने इंडिया के साथ फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनाया है। तो वेस्ट एशिया की पहली कंट्री जिसने इंडिया के साथ फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनाया उसका नाम है ओमान। ये देखिए, ये है मैप में ओमान। वेस्ट एशिया की पहली कंट्री है जिसने इंडिया के साथ फ्रेंडशिप एसोसिएशन बनाया है। ये सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। मतलब इन मुस्लिम कंट्रीज़ में से किसी ने भी अभी तक इंडिया के साथ फ्रेंडशिप एसोसिएशन अनाउंस नहीं किया है। ओमान ऐसी पहली कंट्री है जिसने इंडिया के साथ फ्रेंडशिप एसोसिएशन अनाउंस कर दिया है। तो आप ये जरूर याद रखिएगा। ओमान की बात करें तो कैपिटल है इसकी मस्कट। ओमान के सुल्तान कौन है? हैथम बिन तारिक। और ओमान की करेंसी क्या है? ओमानी रियाल। तो ये आज की वीडियो से क्वेश्चन है। आई होप कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे। जल्दी ही मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।